अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जो कि देखिए अब परीक्षाओं की डेट भी अनाउंस हो गई है, अर्थात दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक परीक्षाओं की डेट आने वाली है। जल्दी ही तिथियों की घोषणा हो जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए और इस क्रम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना बहुत ही आवश्यक होता है। और मेरे चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियोस मिल जाएंगी, जो एक साथ और क्रमबद्ध रूप में लगी हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें और अपने प्रश्न और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। टीजीटी 2010 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 का हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एक सरोज, दूसरा उरोज, तीसरा मनोज और चौथा पाथोज। इसका उत्तर होगा 3। कामदेव का पर्यायवाची होता है अतनु, मदन, मनोभव, मार, स्मर, मनसिज, मन्मथ, मीन केतु, मकर केतु, मनोभाव, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, पुष्पधनवा, सरोज कमल का पर्यायवाची है, उरोज स्तन का पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए। एक दशानन, दूसरा परोपकार, तीसरा चतुर्मुख और चौथा गोपाल। इसका उत्तर होगा 4। जो शब्द अस्पष्टता किन्हीं दो या अधिक समर्थक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ न हो, उसे यौगिक कहा जाता है। दशानन, चतुर्मुख एवं परोपकार योग रूढ़ शब्द हैं। तीसरा प्रश्न, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? एक महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में और चौथा गुजरात में। इसका उत्तर होगा 4। नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? एक झ, दूसरा ठ, तीसरा ज और चौथा क और त। इसका उत्तर होगा 4। अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ आदि। वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। पांचवा प्रश्न, दीर्घ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत गाठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। एक विषम, दूसरा संगति, तीसरा व्यतिरेक और चौथा निदर्शना। इसका उत्तर होगा 2। जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जहाँ पर आसमान और असंगत संगठन का संकेत किया जाता है, वहाँ पर विषमालंकार होता है। दृष्टांत रूप किसी वस्तु को प्रस्तुत करना निदर्शना है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। तो इस अलंकार में असंगति अलंकार है। इस काव्य में दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति प्रतिगाठ दुर्जन ही है दई नई यह रीति में असंगति अलंकार है, अर्थात कार्य कहीं और कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है। छठवां प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 1, 2, दूसरा 3, तीसरा 1 और चौथा 4। इसका उत्तर होगा 1। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। आत्मकथाओं पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य सब पर एक क्रमबद्ध रूप में सारी वीडियोस बनी हुई है। 7वां प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? 1, नासिरा शर्मा, दूसरा क्षमा कौर, तीसरा ममता काली और चौथा अनीता जैन। इसका उत्तर होगा 1, नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? 1, सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा काका कालेलकर, चौथा विनोबा भावे। इसका उत्तर होगा 1, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी चाहते थे। इसका उत्तर होगा 1, अर्थात देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। चटर्जी जी चाहते थे कि देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि को प्रचारित किया जाए। 9वां प्रश्न, कैची किस भाषा का शब्द है? 1, हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा पुर्तगाली, चौथा तुर्की। इसका उत्तर होगा 4, यानी कि तुर्की भाषा का शब्द है कैची।
10वां प्रश्न है, यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से आय औ आओ हो जाता है। यह कौन सी संधि है? एक दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि और चौथा अयादि। इसका उत्तर होगा 4। एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के दो रूप ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो दोनों जुड़कर दीर्घ स्वरूप वाला होता है और हो जाता है। दीर्घ संधि होती है अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ होगा, अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पर अर होगा, अ या आ के बाद री होगा तो दोनों के स्थान पर अल होगा। इस प्रकार गुण संधि होती है। अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों का ए हो जाएगा, या आ के बाद ओ और औ होगा तो दोनों को औ होगा। तो इस प्रकार वृद्धि संधि होगी। एचो अयवा यावह सूत्र से यदि ए ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रम से आय औ आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। 11वां प्रश्न, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। एक रेखा चित्र, दूसरा संस्मरण, तीसरा आत्मकथा और चौथा जीवनी। इसका उत्तर होगा 1। 1936 तक हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन प्राय पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा। इन्हें संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह सन 1927 में प्रकाशित हुआ। उनका यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित है। हिंदी में उनका बहुचर्चित संकलन है। 12वां प्रश्न है, भाषा के संबंध में असत्य कथन है। एक, भाषा सामाजिक संपत्ति है, दूसरा भाषा परिवर्तनशील है, तीसरा भाषा अनुकरण सादृश्य है और चौथा भाषा पैतृक संपत्ति। इसका उत्तर होगा 4, भाषा पैतृक संपत्ति है। ये कथन असत्य है। 13वां प्रश्न, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? एक, परती परिकर था, दूसरा व्रतीनाथ की चाची, तीसरा बलचनमा और चौथा मैला आंचल। इसका उत्तर होगा 4 अर्थात मैला आंचल का ये कथन है। 14वां प्रश्न, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, दूसरा हरिऔध, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा 3। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ब्रजभाषा के तत्कालीन अन्य कवियों ने जहाँ पूर्ववर्ती काव्य की प्राय एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया, वहाँ उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार तथा वीरता संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं लिखी। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक 1929, गंगावतरण 1927, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। 15वां प्रश्न, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? एक, मैत्री पुष्पा, दूसरा उषा प्रियमवदा, तीसरा मृदुला गर्ग और चौथा मन्नू भंडारी। इसका उत्तर होगा 3 अर्थात मृदुला गर्ग की रचना है हरिबिंदी। 16वां प्रश्न, भई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। एक, साप और छछूंदर जैसा होना, दूसरा साप का छछूंदर जैसा होना, तीसरा दुविधा में पड़ जाना और चौथा छछूंदर का साप हो जाना। इसका उत्तर होगा 3 दुविधा में पड़ जाना। 17वां प्रश्न, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं। एक, मृदुला गर्ग, दूसरा उषा प्रियमवदा, तीसरा मन्नू भंडारी और चौथा अलका सरावगी। इसका उत्तर होगा 4 अलका सरावगी का उपन्यास शेष कादंबरी है। उषा प्रियमवदा का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। मृदुला गर्ग का उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं। मन्नू भंडारी का है आपका बंटी और महाभोज। 18वां प्रश्न, भवभूति का मूल नाम क्या था? एक, श्रीपति, दूसरा दामोदर, तीसरा श्रीकंठ और चौथा नीलकंठ। इसका उत्तर होगा 3 भवभूति का पितृकृत या असली नाम श्रीकंठ या भवभूति था। भवभूति लिखित 3 नाटक हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। 19वां प्रश्न, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है सर्वनाम, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण, चौथा प्रविशेषण। इसका उत्तर होगा 3 किसी व्यक्ति यानी कि विशेषण है। काली शब्द विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, काल और स्थान आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिणाम, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु का होना, स्थिति या कम
का करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। काम का करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। 20वां प्रश्न, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध है। एक जयशंकर प्रसाद से, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र से, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत से और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो इसका उत्तर होगा एक, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। एक तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, दूसरा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तीसरा तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने और चौथा तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री डी जत्ती ने। इसका उत्तर होगा दो। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। ख ध भ छ को क्रमशः ख ध भ छ के रूप में लिखा जाए। 22वां प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। एक देववाड़ी से, दूसरा खरोष्ठी से, तीसरा ब्राह्मी से और चौथा सिंधु लिपि से। इसका उत्तर होगा 3। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत में 2 प्राचीन लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें बताना है कौन सा शब्द किस कैसा है, मतलब संकल्प, इसमें संकल्प तत्सम शब्द है। सूरज इसमें तद्भव शब्द है। काका काका इसमें देसी शब्द है और मोटर विदेशी शब्द है। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? एक यामा, दूसरा दीपशिखा, तीसरा आंगन के पार द्वार और चौथा नीरजा। इसका उत्तर होगा 3। आंगन के पार द्वार कविता महादेवी वर्मा की नहीं है रचना। आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। महादेवी का काव्य रचना काल प्रधान रूप से सन 1924 से 1942 तक है। छायावाद युग में इनके ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। नीरजा 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936, यामा 1940 में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा केशवदास। इसका उत्तर होगा 2। हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, चौबते चौबदे चोखे चौबदे 1932, बोलचाल रस कलश तथा वैदेही वनवास 1940 प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से भी यह एक सफल ग्रंथ है। 26वां प्रश्न, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। एक रविन्द्रनाथ त्यागी, दूसरा अज्ञेय, तीसरा लतीफ घोगी और चौथा हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर होगा 2। अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं है। इसमें से रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ घोगी और हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार लेखक हैं। 27वां प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। माटी की मूर्तें, दूसरा अतीत के चलचित्र, तीसरा रेखाएं बोल उठी और चौथा दीप जले शंख बजे। इसका उत्तर होगा 3। भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भाव प्रवण रेखा चित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया। उनके रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, स्थिर चिर नूतन चित्र, भले आदमी की बात रेखा चित्रों में जहाँ तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है वहीं रेखाएं बोल उठी सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है में भावात्मकता का आधिक्य है। 28वां प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। एक पूजा, दूसरा शुभ्रा, तीसरा कुछ चंदन की कुछ कपूर, चौथा दोपहरिया के फूल। इसका उत्तर होगा 3। विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य है कुछ चंदन की कुछ कपूर। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? एक 84 वर्षों की वार्ता, दूसरा बसेरे से दूर, तीसरा भक्तमाल, चौथा मालवीय जी के साथ। इसका उत्तर होगा 2। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कृतियां निम्नलिखित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, 84 वर्षों की वार्ता, गोकुलनाथ एवं भक्तमाल नाभादास कृत जीवनी विधा है।
इसमें बसेरे से दूर जीवनी विधा की रचना है। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? एक अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तीसरा झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। चौथा सोमनाथ धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह। इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। रामदास का पोथा को अथर्वैक को आख्यान भी कहा जाता है। इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति हुई है। 31वां प्रश्न है, दिगु समाज का उदाहरण है। एक राजा रानी, दूसरा पीताम्बर, तीसरा त्रिभुवन और चौथा भूदेव। इसका उत्तर होगा 3। दिगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा अथवा अंतिम पद संज्ञा होता है। राजा रानी द्वंद्व समास में, पीताम्बर में कर्मधारा और बहुव्रीहि समास है। भूतदेव में तत्पुरुष समास है। 32वां प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। एक, पुस्तक मेज पर रखी है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तीसरा, यह मेरे सपनों का घर है। और चौथा, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इसका उत्तर होगा 2। अशुद्ध वाक्य, इसमें कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह अशुद्ध वाक्य है। बल जबकि पुस्तक मेज पर रखी है, यह मेरे सपनों का घर है, और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये सभी वाक्य शुद्ध हैं। 33वां प्रश्न, निष्फल न होने वाला कहलाता है। एक, निश्चित, दूसरा सही, तीसरा सटीक और चौथा अमोघ। इसका उत्तर होगा 4, अमोघ। निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। 34वां प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। एक, 9 दिन में 2.5 कोस चलना। दूसरा, धीरे धीरे चलना। तीसरा, चलने की कोशिश करना। और चौथा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसका उत्तर होगा 4, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 35वां प्रश्न, भवभूति की रचना का नाम है। एक, उत्तर रामचरितम, दूसरा उत्तर रामायण, तीसरा रामचरित और चौथा हर्षचरित दर्शन। इसका उत्तर होगा 1। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध हैं, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, सारंगधर पद्धति और रसिक जीवन जैसे प्राचीन श्रुति संग्रहों में उनके नाम कुछ ऐसे पद्य पाए जाते हैं जो उनकी उपलब्ध कृतियों से नहीं मिलते। भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय, जैसा कि उनकी प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान कालप्रियनाथ के उत्सव पर हुआ था। अर्थात भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। 36वां प्रश्न, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। दूसरा, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकः अस्ति। तीसरा, वयम महतः भारतस्य नागरिकाः स्मः। चौथा, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। इसका उत्तर होगा 4, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। 37वां प्रश्न, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। एक, रसखान द्वारा, दूसरा रहीम द्वारा, तीसरा नंददास द्वारा और चौथा मीराबाई द्वारा। इसका उत्तर होगा 1। रसखान की 2 कृतियां हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। अष्टयाम नामक रसखान की एक कृति है, जिसके कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण और रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। एक, अरविंद, दूसरा शतदल, तीसरा सरसिज और चौथा अमी है। इसका उत्तर होगा 4, अमी अमृत की पर्यायवाची है। अरविंद, शतदल, सरसिज, पंकज, जलज, अम्भोज, अम्बुज, सरोज, वारिज, नीरज, पारिजात, राजीव, शतपत्र, पदम, नलिन, अरविंद, कंज, तामरस, कुशेशय, कुवलय, कोकनद, पुंडरीक, उत्पल, मकरंद, इंदीवर, अब्ज, पंकरूह कमल के पर्यायवाची हैं। पीयूष, सुधा, अमी, सुरभोग, सोम, मधु, अगट, राज अमृत के पर्यायवाची हैं। 39वां प्रश्न, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। एक, रैदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा गुरु नानक और चौथा तुलसीदास। इसका उत्तर होगा 2। भक्ति साहित्य की 2 धाराएं निर्गुण और सगुण हैं। इन दोनों धाराओं को की 2 उपधाराएं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण की 2 उपधारा हैं, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? एक ध्रुव स्वामी, दूसरा कृष्ण अर्जुन बद्ध, तीसरा रुक्मिणी परिणय और चौथा प्रेमलोक। इसका उत्तर होगा एक। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण निम्न प्रकार है। विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी, रुक्मिणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रेमलोक, रामनरेश त्रिपाठी के नाटक हैं। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? एक अंधकार, दूसरा अंधियारा, तीसरा अंधेरा और चौथा रात। इसका उत्तर होगा एक। अंधकार इसमें से तत्सम रूप है। 42वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। एक कनुप्रिया, दूसरा पथिक, तीसरा चोखे चौपदे, चौथा वासव दत्ता। इसका उत्तर होगा तीन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रसकलश तथा वैदेही वनवास प्रसिद्ध हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, पथिक रामनरेश त्रिपाठी एवं वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना कृतियाँ हैं। 43वां प्रश्न, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, दूसरा हुंकार, तीसरा पवन दूत और चौथा हरी घास पर क्षणभर। इसका उत्तर होगा चार। अज्ञेय की काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीड़ा, चिंता, इत्यलम, कुरुक्षेत्र एवं हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 44वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध है रचित है। एक महादेवी वर्मा द्वारा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा और चौथा नागार्जुन द्वारा। इसका उत्तर होगा दो। अर्थात अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। 45वां प्रश्न, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? एक अज्ञेय, दूसरा निराला, तीसरा धूमिल, चौथा सुमन। इसका उत्तर होगा दो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद युगीन रचनाएं हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 और तुलसीदास 1938। 46वां प्रश्न, दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है। एक दुष्धन प्रकृति, दूसरा दुहधन प्रकृति, तीसरा दुष्यधन प्रकृति और चौथा दुष्प्रधन कृति। इसका उत्तर होगा दो, यानी कि दुहधन प्रकृति दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद होगा। यदि ई उ के उपरांत क ख ट ठ या प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुहधन प्रकृति दुष्प्रकृति, दुहधन परिणाम दुष्परिणाम। 47वां प्रश्न, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। एक तुलसी, दूसरा जायसी, तीसरा विद्यापति और चौथा नंददास। इसका उत्तर होगा तीन। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश में लिखी है। वे मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। सभी कवियों के नाम उपनाम की भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी एक साथ क्रमबद्ध रूप में। 48वां प्रश्न, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। एक हस्तोक्षेप, दूसरा हस्तक्षेप, तीसरा हस्तक्षेप और चौथा हस्तक्षेप। इसका उत्तर होगा तीन। हस्तक्षेप शुद्ध वर्धनी है और ऑप्शन 3 में लिखी हुई है। 39वां प्रश्न, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? एक सूर सारावली, दूसरा दोहावली, तीसरा साहित्य लहरी और चौथा सूर सागर। इसका उत्तर होगा दो। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूर द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर शाही और राधा रसकेली प्रकाशित हो चुकी है। वस्तुतः सूर सागर और साहित्य लहरी ही उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। दोहावली तुलसीदास की रचना कृति है। 50वां प्रश्न, आशु शब्द है। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दो। आशु इसमें से तद्भव शब्द है। 51वां प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? एक रामानंद, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा माधवाचार्य और चौथा निम्बार्काचार्य। इसका उत्तर होगा दो। आचार्य रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद है, द्वैताद्वैतवाद है।
भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। सभी वादों पर भी मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, सभी वाद और उनके प्रवर्तक और याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मिल जाएगी। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? एक चैतन्य महाप्रभु, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा विट्ठलनाथ और चौथा सूरदास। इसका उत्तर होगा 2। श्री वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति की को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। 53वां प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? एक बालकृष्ण भट्ट, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और चौथा प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा 3। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को नई दिशा दी थी। अब अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम में संकलित हैं। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? एक नंददास, दूसरा परमानंद दास, तीसरा छीत स्वामी और चौथा हरि व्यासदेव। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुसूप क्रिय इसका ट्रिक है। 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। छी गोचन इसकी ट्रिक है, यानी कि हरि व्यासदेव ये अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं हैं। 55वां प्रश्न, बादल राग के रचयिता हैं? एक प्रसाद, दूसरा पंत, तीसरा निराला और चौथा महादेवी। इसका उत्तर होगा 3। जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते आदि निराला की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना आदि रचना कृतियां हैं। निराला की प्रसिद्ध कविताएं हैं। बादल राग के रचयिता निराला हैं। 56वां प्रश्न, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। एक संस्मरण, दूसरा उपन्यास, तीसरा रेखा चित्र और चौथा आत्मकथा। इसका उत्तर होगा 4। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। 57वां प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार के काव्य कृति है? एक खंड काव्य, दूसरा प्रबंध काव्य, तीसरा महाकाव्य और चौथा प्रलंब काव्य या लंबी कविता। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात अज्ञेय की असाध्य वीणा प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। 58वां प्रश्न, जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक विभावना, दूसरा विशेषोक्ति, तीसरा संगति और चौथा दीपक। इसका उत्तर होगा 1, जहाँ पर किसी रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। 59वां प्रश्न, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है हवै उर्वशी समान। इस ऊपर दोहे में कौन सा अलंकार है? एक यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष और चौथा वक्रोक्ति। इसका उत्तर होगा 1, जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जिस अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की किसी प्रकार समानता होती है वहाँ अनुप्रास है। श्लेष शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकार के अलंकारों में माना जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। शब्द सीधे साधे हो पर तात्पर्य में गुण व्यंग हो तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। 60वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक कुमुदत्ती, दूसरा कुमुदुनी, तीसरा कुमुदिनी और चौथा कुमुदुनी। इसका उत्तर होगा 3, कुमुदिनी इसमें शुद्ध वर्तनी है। 61वां प्रश्न, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? एक उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा निबंध और चौथा कविता। इसका उत्तर होगा 1, नाटक जारी है, यह उपन्यास विधा की रचना है। 62वां प्रश्न, गंगा का एक नाम है। एक हंससुता, दूसरा सुरसर, तीसरा विष्णुपदी और चौथा धेनुमती। इसका उत्तर होगा 3, गंगा की पर्यायवाची निम्नलिखित है। भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी।
63वां प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। एक अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बघेली, चौथा छत्तीसगढ़ी। इसका उत्तर होगा दो। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन उपबोलियां हैं। भोजपुरी बिहारी की उपबोली है। 64वां प्रश्न, रस्त सूत्र के अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। एक भट्टनायक, दूसरा अभिनव गुप्त, तीसरा लोल्लट और चौथा शंकु। किसका उत्तर होगा चार। भल लोल्लट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य शंकु का मत अनुमितिवाद, भट्टनायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। एक पानी, दूसरा मानी, तीसरा कहानी और चौथा रानी। इसका उत्तर होगा एक, अर्थात पानी इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बल्कि पानी पीना है, ये पुल्लिंग शब्द है। 66वां प्रश्न, निषीध का उपयुक्त अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, तीसरा प्रातः का समय और चौथा इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा एक। निषीध का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। 67वां प्रश्न है, झूला नाटक उपन्यास की रचनाकार हैं। एक मैत्रेयी पुष्पा, दूसरा मृदुला गर्ग, तीसरा उषा प्रियंवदा और चौथा शिवानी। इसका उत्तर होगा एक। इदन्नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं। तो 67 प्रश्नों पर मैं इस भाग को यहाँ पर विराम देती हूँ। 68वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने प्रश्न और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, लाइक ज़रूर करें और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।